Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. In this video we are discussing about measurement of national income. So हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया नेशनल इनकम क्या होती है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, सारी टर्म्स हमने पढ़ी. ठीक है, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है, कितने टाइप्स हैं. ठीक है, सो देखिए सबसे पहले ये जो नेशनल इनकम है उसे 3 टाइप्स में क्या है आप स्टडी करते हो. 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है. 3 टाइप्स से आप इसकी मेजरमेंट करते हो. ठीक है, सबसे पहले है प्रोडक्ट लेवल पे, दूसरा है इनकम लेवल पे एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर लेवल. फर्स्ट वन प्रोडक्ट लेवल पे, सेकंड इनकम लेवल पे, थर्ड एक्सपेंडिचर लेवल पे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लेवल पे, प्रोडक्शन मेथड इसका हम पढ़ेंगे. इसको नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं विच इज प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. अब आप ऐसा मत सोचने के लिए लेवल लिखा है तो मेथड क्या होता है, नहीं, ये एक ही बात है, मेथड या लेवल. ठीक है, और बात की जाए कि नेशनल इनकम ये जो हमने 3 पार्ट्स में मेजर करते हैं हम इसको, ये सबसे पहले आपको किसने सजेस्ट किया कि नेशनल इनकम को 3 पार्ट्स में मेजर किया जाना चाहिए. तो इट वाज स्कम्पचर इन 1917 हु सजेस्टेड क्या कि नेशनल इनकम को हमारे पास क्या है आपको 3 लेवल्स पे स्टडी करना चाहिए. इस उन्होंने क्या है सबसे पहले नेशनल इनकम को 3 लेवल्स पे स्टडी किया विच इज प्रोडक्ट लेवल, इनकम लेवल एंड एक्सपेंडिचर लेवल. ठीक है, बात की जाए अब कि इंडिया में कौन स्टडी करता है. ठीक है, और मैंने आपको बताया था देखो इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, पहले क्या कहा जाता था इसको, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब क्या कहा जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ये क्या करते हैं, ये नेशनल इनकम को 3 लेवल्स पे काउंट करते हैं. ठीक है, ये देखो नाउ कॉल्ड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मेजर्स एनवाई मींस नेशनल इनकम एट 3 लेवल्स. ठीक है, ये प्रेजेंट में क्या कहा जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. पहले क्या कहा जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे इसमें प्रोडक्शन मेथड की या प्रोडक्शन लेवल की कि जो हमारे पास नेशनल इनकम है प्रोडक्शन लेवल पे या प्रोडक्शन मेथड से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखो बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की. और प्रोडक्ट मेथड को और किन किन नामों से जाना जाता है, वैल्यू एडिड मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, आउटपुट मेथड. इन सभी से हम प्रोडक्ट मेथड को जानते हैं. ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडिड मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और आउटपुट मेथड. ये क्या करता है, इट मेजर्स नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. एक ईयर में ये क्या है नेशनल इनकम को क्या ये कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में, अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं. ये नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है कैसे, जो भी कंट्रीब्यूशन करता है कोई भी प्रोड्यूसर एंटरप्राइज प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, उन सभी को ये कैलकुलेट करेगा बट एक देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के. ठीक है, और बात की जाए कि प्रोडक्शन मेथड में नेशनल इनकम को कैसे काउंट किया जाता है, तो देखो जब एग्रीगेट ऑफ वैल्यू एडिड बट कहाँ पे, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, कि एग्रीगेट ऑफ वैल्यू एडिड जो भी प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन इसलिए लिखा है कि जो भी वैल्यू एडिड करी है प्रोडक्शन में जितनी भी हुई है बट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री में रह के ही, प्लस उसमें अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया जाए तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी इन प्रोडक्शन मेथड. ठीक है, बात की जाए प्रोडक्शन मेथड की, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है प्रोड्यूस की जाती है मान लो फैक्ट्री में, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है. जैसे कि कुछ भी चीज़ है, जैसे आपने स्वेटर बनाना है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ऊन चाहिए होगी और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं वो चाहिए होगी. उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मशीन्स चाहिए होगी अगर फैक्ट्री में बन रही है तो. ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम मशीनरी की कॉस्ट, ऊन की कॉस्ट, ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ इन सभी की कॉस्ट हम अगर इसमें प्लस कर देंगे, प्लस अगर उसकी हम फाइनल जो कॉस्ट है वो भी प्लस कर देंगे तो क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा उसकी भी कॉस्ट हम अगर उसमें प्लस कर देंगे तो क्या है, डबल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होगी. इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है. बात करेंगे सबसे पहले इसके स्टेप 1 की, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो देखो बात की जाए इसको मेजर करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज. ठीक है, आइडेंटिफाई करना है और क्लासीफाई करना है किस चीज़ को, प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज को. सबसे पहला है इसमें, इसको 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर,
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। हमने पहले पढ़ चुके हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए, इसमें सारी एग्रीकल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ है वो आती है, जैसे फिशरीज, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एट्सेट्रा। ये क्या आता है आपके पास प्राइमरी सेक्टर में। जो भी आपके पास प्राथमिक कार्य होंगे वो सारे प्राइमरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी सेक्टर जिसे आप कहते हैं द्वितीय क्षेत्र, इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ क्या है बनाई जाती है। जैसे शुगर फ्रॉम शुगर केन, शुगर को आप शुगर केन से बनाते हैं, ठीक है। शुगर किस चीज़ से बनाई जाती है? शुगर केन से, ठीक है। तो ये है आपके पास। बात की जाए टर्शरी सेक्टर की, या जिसे आप कहते हैं तृतीय क्षेत्रक, या जिसे आप कहते हैं सर्विस सेक्टर। आप इसे सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसे सर्विसेज? जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होगी, ये आपके पास सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में मान लो आपने कोई भी चीज़ क्या है आपके पास इसमें क्या दी, जैसे फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इनसे आपने क्या है कुछ भी आपको चाहिए होगा, या मान लो कि आपको लकड़ी चाहिए, लकड़ी का कुछ भी बनाना है तो आप फॉरेस्ट से ले लोगे, प्राइमरी हमने ले लिया। अब उससे कुछ चीज़ बनानी है, वो आप सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। लकड़ी से आपने खिड़की बनाई या कुछ भी बनाया, वो क्या है एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई, आपको क्या आ गया, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। टर्शियरी सेक्टर में अगर आपने खिड़की वो बना दी, आपको किसी को वो बेचनी भी है, किसी के घर तक पहुंचानी भी है, जिसको मतलब चाहिए होगी, जिसने डिमांड की होगी इस चीज़ की, तो जब आपने ये किसी और के घर तक पहुंचाई, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, तो टर्शियरी सेक्टर में क्या आ गया, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया इसने, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, इसमें सेकेंड स्टेप आता है प्रोडक्शन मेथड को कैलकुलेट करने का। देखो एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिड, इसमें वैल्यू ऐड की जाती है। अब वैल्यू एडिड होती क्या है, तो देखो वैल्यू एडिड होता है, वैल्यू एडिड इसका डेफिनेशन भी यही है, मैंने लिखी नहीं है, मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया है ताकि आप क्या है मैं आपको इजी से समझा भी सकूं और आपको ऐसा भी ना लगे कि डेफिनेशन नहीं यार रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कैसे डेफिनेशन बनेगी, देखो वैल्यू एडिड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन जैसे कि या आप इंटरमीडिएट गुड्स ले लो, जैसे रॉ मटेरियल होता है वो है आपके पास इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन ऐसी कंजप्शन जो भी पूरे तरीके से क्या है, मान लो कि जैसे आपने कोई भी रॉ मटेरियल लिया तो इंटरमीडिएट में आ गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट की वैल्यू कैसे आएगी, जब सेल्स और प्लस स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, इसको क्या पढ़ा जाता है, चेंज इन स्टॉक, लिख लो, ठीक है, भूल जाओगे अदरवाइज। ये साइन किस चीज़ का, ये ट्राइंगल जैसे चेंज, चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स का आपको पता है कि सेल्स होती क्या, जितनी भी हमने चीज़ें क्या है सेल कर दी वही सेल। चेंज इन स्टॉक, अब चेंज इन स्टॉक होता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अगर कुछ हमारे पास स्टॉक क्या है इसमें अनसोल्ड भी बच जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो बहुत ज़्यादा स्टॉक आया था, सीज़न चेंज हो गया, सीज़न चेंज होने के बाद मान लो एंड जैसे में सीज़न था और स्टॉक उसके बाद आया, तो क्या होगा, वो स्टॉक वैसे ही बच जाएगा, तो वो क्या हुआ, अनसोल्ड, बिना बिका हुआ रह गया। तो ऐसे ही है। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आया समझ, चेंज इन स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें थर्ड स्टेप जो बचता है, देखो बात की जाए इसमें कि जो वैल्यू एडिड होती है वो कितने टाइप्स की होती है, इसमें हम 3 टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, इसको क्या है और ये किसके इक्वल होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इसके इक्वल होती है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने आपको पहले डिफाइन कर रखा है इंटरमीडिएट गुड्स होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अब देखो नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, इसको और किस नाम से जाना जाता है और किसके इक्वल होती है, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के इक्वल होती है, ठीक है। और ये आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्या है इसका मीनिंग है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने लिखा है जो आप सोच रहे होंगे अभी ये नई टर्म क्या आ गई यार, ये क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लिया है खुद ही, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन भी मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है जब आपके पास एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम हो जाती है, इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है,
ठीक है। इंपोर्ट्स के प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सपोर्ट के प्राइस कम हो जाते हैं, इसलिए क्या है, डेप्रिसिएशन होती है ये। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इससे माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू। अगर बात की जाए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, तो देखो डबल काउंटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ की काउंटिंग क्या है, आप दो बार कर रहे हो। व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्वाइस, सो इट विल अराइज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस, सिंपल में क्या है, जब आप किसी चीज़ की वैल्यू दो बार काउंट कर लेते हो, वो क्या हुई, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या करता है, ओवर प्रोडक्शन, मतलब कि ओवर एस्टिमेशन की प्रॉब्लम अराइज करता है। इससे क्या होता है, ओवर एस्टिमेशन होती है, किसी भी चीज़ की क्या है, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, एक चीज़ को दो बार कैलकुलेट कर दिया, क्या हो गया, ओवर एस्टिमेशन होगी, ठीक है। इसको अवॉइड करने के, इसको रिमूव करने के प्रॉब्लम के क्या है, दो तरीके हैं, कौन कौन से, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। देखो फाइनल आउटपुट मेथड में क्या होता है, जो आपके पास फाइनल आउटपुट मेथड है, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, जो आपके पास फाइनल आउटपुट बन के आया वो माइनस जो भी उसमें रॉ मटेरियल्स लगे, इंटरमीडिएट गुड्स जो भी इसमें यूज हुई, उन दोनों को माइनस कर देंगे, आपके पास फाइनल आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम खत्म है इसमें, ठीक है। और जब बात की जाए वैल्यू एडेड मेथड में, इसमें भी यही बात की गई है। वैल्यू एडेड मेथड, जब आप किस चीज़ की जो आउटपुट की जो वैल्यू है, उसमें से जो फाइनल प्रोडक्ट आया उसमें से क्या माइनस करेंगे, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो किस चीज़ की वैल्यू है, इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। देखो इसमें क्या कहा गया है, जो फाइनल गुड आपके पास बन के आएगी माइनस जो रॉ मटेरियल उसमें लगा होगा, उन दोनों की वैल्यू माइनस करके आपके पास फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। देखो एग्जांपल ले लो कि जैसे एक फैक्ट्री में क्या है, स्वेटर्स क्या है, आप प्रोडक्शन की गई, उसमें क्या किया जाएगा, जो आपके पास फाइनल जो स्वेटर बन के आया वो, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जो मशीनरी की कॉस्ट लगी वो, जो उसमें रॉ मटेरियल यूज़ हुआ जैसे कि ऊन वगैरह यूज़ हुई वो माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल आउटपुट की क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी उसकी, एक ही बार, दो बार काउंट नहीं होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल की आपने कॉस्ट अलग कर दी, फाइनल की आपने कॉस्ट अलग कर दी, ठीक है। So I hope so guys, you are clear with this topic. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. Till then, see you soon in my next videos.